महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता 1869 से 1948। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थन अग्रणी नेता थे। इनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती थी। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों अधिकार के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उनके कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 को महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए, उन्हें त्रिमोहनी संगम भी उनमें से एक है। त्रिमोहनी संगम। गांधी जी का जीवन परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और मौत 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की उम्र में हुआ था। मौत की वजह थी मानव हत्या, बैलिस्टिक आघात। जाति गुजराती, नागरिकता भारत। शिक्षा महात्मा गांधी म्यूजियम, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। पेशा राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर, पत्रकार, दार्शनिक, निबंधकार, स्मरण लेखक, क्रांतिकारी लेखक, विधिवेता, स्वतंत्रता सेनानी। ऊंचाई 164 शतिमान। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धर्म हिंदू। जीवन साथी कस्तूरबा गांधी। बच्चे हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। माता पिता करमचंद गांधी, पुतली बाई करमचंद गांधी। पुरस्कार कैसर-ए-हिंद मेडल।
कम आयु में विवाह। महात्मा गांधी का विवाह कम उम्र में कस्तूरबा बाई मकंजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था, परंतु उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत। अपने जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षुकों बेचार्जी के समक्ष हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी माता जी को दिए गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुभव भी किया, जैसे उदाहरण के तौर पर नृत्य कक्षाओं में जाने आदि का। फिर भी वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसे सीधे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन्होंने लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी जी ने धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलाए पर वे भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना अस्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें एक कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने एक भारतीय फर्म से नोटाल दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत को कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से 1914 में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका के कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी कि जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में
स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव कर लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीय को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था, अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी से इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार करने के लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस कोर की बागडोर गांधी जी ने थामी। गांधी जी की राय है कि मसौदा अध्यक्ष भारतीयों की स्थिति किसी निवासी के निचले स्तर पर सामान लाने जैसा था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह के तर्ज पर काफिर का उदाहरण देते हुए भारतीयों को अध्यादेश के विरुद्ध आग्रह किया। उनके शब्दों में यहाँ तक कि आधी जातियां और काफिर जो हमसे कम आधुनिक हैं ने भी सरकार का विरोध किया है। पास का नियम उन पर भी लागू होता है किंतु पास नहीं दिखाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत में रहने के लिए लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीतिक तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो एक सम्मानित नेता थे। चंपारण और खेरा। गांधी जी पहली बड़ी उपलब्धि चंपारण सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों के बजाय नील नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों, अधिकांश अंग्रेज की ताकत में दमन हुए भारतीयों को नाम मात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों को बुरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यह स्थिति निराशाजनक थी। खेरा गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया, जहां उनके बहुत सारे समर्थक और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया, जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों को अनुत्पादकीय ग्रामीण नेतृत्व करते थे। लेकिन इससे प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्राण छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकालकर गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इससे संग्रहित समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संघर्ष के दौरान ही गांधी जी को जनता ने बापू, पिता और महात्मा, महान आत्मा के नाम से संबोधित किया। खेरा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। इस परिणाम स्वरूप गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जालियांवाला नरसंहार, जिसे अमृत नरसंहार के नाम से जाना जाता है, ने देश भर को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रवैया दोनों की है। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों का भर्त्सना की। गांधी जी
के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराइयों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा में गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर क्रोधित तथा जल्द ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत आध्यात्मिक राजनीतिक आजादी में बदलने ही वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पारदी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगताने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए पदोन्नयन समिति की गठित की गई थी। गांधी जी ने अपने अहिंसा मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं के प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने के समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और संपन्न लाने में ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इसके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए, जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों पर बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा सरकार से प्राप्त तमाम सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग को दूर दूर से अपील और असफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई। फिर जैसे ही आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंचा, वैसे फरवरी में इसका अंत चौरा चौड़ी उत्तर प्रदेश में भयानक द्वेष के रूप में अंत हुआ। आंदोलन द्वारा हिंसा का रूप अपनाने के डर को ध्यान में रखते हुए इस विचार करते हुए इससे उसके सभी कार्यों पर पानी फिर जाएगा। गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी पर गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को राजद्रोह के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई, सुनाकर जेल भेज दिया गया। केवल जेल में कुछ ही दिन बिताए उस फरवरी के अंत में फरवरी में आंतों के ऑपरेशन के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी के एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जेल से 2 साल रहने के बाद ही 2 दलों में बंटने लगी, जिसके एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष वाले चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया तथा दूसरे दल का नेतृत्व इसके विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचकर सहयोग टूट रहा था। गांधी जी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बसंत की सीमित सफलता दिलाने वाले 3 सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। स्वराज और नमक सत्याग्रह, नमक मार्च। गांधी जी की सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। उन्होंने अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। उन्होंने पहले 1 साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसंबर में गांधी जी ने कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें
भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था, अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। गांधी जी न केवल युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपनी स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर में भारत का झंडा फहराया गया। लाहौर में इतना जनवरी का दिन लाहौर में भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने नमक पर लगाए गए कर के विरोध में एक नया सत्याग्रह चलाया, जिसे नमक आंदोलन में के याद में सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह सर्वाधिक सफल आंदोलन था। दलित और निश्चय दिवस। दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में दलित हितों के विरोध गांधी जी ने सितंबर में 6 दिन के लिए अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनीतिक नेता बने पलवंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए इस अभियान को शुरुआत थी। गांधी जी ने इस अछूतों के हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे। केरल के गांधी जी समर्थक श्री केपलन ने महात्मा की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अंततः इसके लिए इंजीनियर ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई। मंदिर और ट्रस्टियों को इस बात के तक नए वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चुना गया और संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार की, तब गांधी जी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए का निर्णय ले लिया। वह पार्टी के इस कदम से असहमत नहीं थे, किंतु महसूस करते थे कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तब भारतीयों के साथ उसकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को मजबूत करने के में आसानी प्रदान करेगी, जो अब तक कम्युनिस्टों, समाजवादियों, व्यापार संघों, छात्रों, धार्मिक नेताओं से लेकर व्यापार संघों की और विभिन्न आवाजों के बीच विद्यमान थे। इससे इन सभी को अपनी अपनी बातों के सुने जाने का अवसर प्राप्त होगा। गांधी जी राज्य के लिए किसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रचार द्वारा की गई ऐसा लक्ष्य सिद्ध नहीं करना चाहते थे। गांधी जी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत लौट आए। हालांकि गांधी जी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आज़ादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित न करें। भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर उसने कांग्रेस को समाजवाद के उद्देश्य के रूप में अपनाने से नहीं रोका। द्वितीय विश्व युद्ध आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध में जब छिड़ने नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए बिना इसमें एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार किया गया हो
तब लोकतांत्रिक आजादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक लेकर तीव्र कर दिया। यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारत देश में अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। गांधी जी के दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनीतिक भारतीय दलों ने आलोचना की, जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है, जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी की पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी और उनके समर्थक ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृतियों को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो का अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि उसे मुस्लिम बहुलता वाले प्रांत के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी को इस कांग्रेस के मतभेदों वाली घटना में बनी थी। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटनाओं में से यह भी एक घटना बनी। हालांकि उसके नेतृत्व के कारण नहीं, चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। और हालांकि लोगों में हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदू और सिखों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना असंभव था। चूंकि पार्टी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी, गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया। नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मजबूर गांधी जी ने अनुमति दे दिया। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय नेताओं के साथ गर्म रवैये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्होंने उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार देने का निर्णय लिया था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझौते करने से
मना कर दिए तो गांधी जी को गहरा सदमा लगा। उन्होंने दिल्ली में अपना स्मरण अनशन आरंभ किया, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे, उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस में के बाद गांधी जी ने बात को मानने से इनकार कर दिया और हत्या। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या। गांधी जी की गोलियों से भूंजा गया। मैनचेस्टर गार्जियन में गांधी जी को उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने सभी गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे के बाद में केस चलाकर सजा दी गई और उन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी का स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। हालांकि इस कथन पर विवाद खड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। गांधी जी की राख को एक अस्थि रख दिया गया और उनकी सेवाओं को याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इसमें से अधिकांश को इलाहाबाद के संगम पर जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ अलग अलग पवित्र रूप से राख दिया गया। तुषार गांधी ने बैंक में नपाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद के संगम नामक स्थान जल में विसर्जित किया। कुछ दुबई में रहने वाले एक व्यापारी गांधी जी की राख को अन्य अस्थि कलश मुंबई संग्रहालय में भेजने के उपरांत गिरगाम चौपटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित किया गया। अन्य अस्थि कलश को आगा खान को, जो पुणे में है, कैद किया गया था। इस पवित्र राख को राजनीतिक उद्देश्यों को दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मंदिरों को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। 12 फरवरी 1948 को गांधी जी को अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उन्हें त्रिमोहनी संगम उनमें से एक है। गांधी जी का सिद्धांत। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई के व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्ट आत्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा भगवान ही सत्य है। बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है में बदल दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी जी के दर्शन परमेश्वर जय परमात्मा। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की परिस्थिति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा के रूप में ही माना जाता है।